तुम हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ में हाजिर हूँ। चलिए सुनते हैं कि आगे नागिन में क्या हुआ। नहीं शकुंतला, शिमाला ने अफसुर्दगी का मुजाहरा करते हुए कहा, मुझे अफसोस है मैंने इस वक्त तैमूर का साथ दिया, जिसकी वजह से सामरी तुम पर हावी होने लगा था और तुम वो वक्त ही छोड़कर भाग निकली थी। अगर हम दोनों अच्छी दोस्त बनकर रहती तो हमारे मसाइल हल हो सकते थे। मेरे साथ अलमिया ये हुआ कि सामरी ने तुम्हें काबू करने में नाकामी के बाद मेरी तरफ रुख कर लिया और बिलाखिर कठिन जाप के बाद वो मुझे गुलाम बनाने में कामयाब हो गया। तकरीबन 90 बरस मेरे इसकी गुलामी में गुजर गए। अगर वो इहराम मिस्र की भूल भुलैयों में ना उतरता तो शायद आज भी मैं इसी की गुलाम होती। वो तो अच्छा हुआ कि किस्मत का मारा सांवरी फिरौनों की गुमशुदा अफरासियाबी किताब की तलाश के चक्कर में हुफो के हरम में जा घुसा और माजी के साहिल पर जा लगा। मैं भी इसके साथ थी। वहाँ इसका मैच हुफो इसके साथियों से पड़ गया, जिन्होंने सख्त मुकाबले के बाद सामरी को काबू करके पत्थर का मुजस्मा बना दिया और यूं मुझे रिहाई मिली। लेकिन मेरी मजबूरी ये हो गई कि मैं वहां से फरार होते वक्त अपने तिलस्मी जूते वहां भूल आई हूँ, जिनकी मदद से मेरी उड़ान बिजलियों की सी थी। लेकिन अब मेरी हरकत सिर्फ 100 कोस फी घंटा रह गई है, जिसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान होता है। और सबसे बड़ा नुकसान तो ये हुआ कि इसी सुस्ती की वजह से हातूत मुझ पर अपने बहरों की मदद से काबू पाने में कामयाब हो गया और आज पूरे 50 बरसों के बाद तुम्हारी वजह से मुझे दोबारा रिहाई मिली है। वो शकुंतला कफे अफसोस मलकर बोली कि इस वक्त से आज तक तू तकरीबन 150 बरस सामरी और हातूत की गुलामी में रही। हाँ शकुंतला, सिर्फ एक गलती का ये खमियाजा है और वो गलती तुमसे दुश्मनी पालने की थी। लेकिन आज मैं आजाद हूँ और आज के बाद हमेशा तेरे साथ रहा करूंगी, शिमाला ने कहा। तो शकुंतला ने रफ्तगी से उसे सीने से लगा लिया, क्योंकि उसे भी इस वक्त किसी मजबूत सहारे की जरूरत थी और शिमाला एक बेहतरीन ताकत थी। ओ मुझे याद आया, शकुंतला चौंक कर बोली, तुम्हारे साथ के बाकी हातूत के गुलाम कहाँ हैं? शकुंतला की बात सुनकर शिमाला हंस पड़ी। वो तो सब अब तितर बितर हो गए और अब तक अपने वारसों के पास भी पहुंच चुके होंगे। अच्छा, शकुंतला के भी दांत निकल पड़े। हाँ तो और क्या, जैसे ही हातूत तुम्हारे हाथों कत्ल हुआ, अगर मुझे पता चल गया था तो यकीनन सबको पता चल गया होगा। मैं तो दौड़ी तुम्हारी खिदमत में पहुंचने के लिए और बाकी तुम्हें दुआएं देते हुए भाग गए होंगे कि कहीं तुम्हारे पास आए तो तुम इन्हें किसी तरीके से गुलाम ही न बना लो। शिमाला की बात सुनकर शकुंतला मुस्कुराने लगी। चलो अच्छा हुआ, हंस कम जहां पाक। शकुंतला हातूत की लाश को ठोकर मारकर बोली, जो अब गलने सड़ने लगी थी, क्योंकि हर काला इल्म सीखने वाले मुर्दार के साथ यही होता है। इसको जानती हो? शकुंतला सुमन के ऊपर पांव रखकर बोली, जो इंतहाई डरी डरी सहमी सी शकुंतला के हुक्म से लेटी थी। हाँ, शिमाला ने नफरत से होंठ सुकेड़ कर जवाब दिया। ये अपने इस मुंह बोले बाप की दाश्ता है। शिमाला ने हातूत पर थूक कर जवाब दिया। अच्छा, शकुंतला हैरानी से बोली, ये हातूत कबीले का क्या चक्कर है? कुछ भी नहीं, सब झूठ का पलंदा है, शिमाला यकीन से बोली। और वो आदमखोर नहीं खूबसूरत? शकुंतला की हैरानी दुचंद थी। वो भी इनकी साथी है, इसका बाप कर्नल बदरुल हसन भी इन्हीं का बंदा है, और जो मुलाजमा जिसे तुमने देखा था वो भी इन्हीं की आलाकार है, और जो मैं तुम्हें देकर भाग गई थी वो भी इस स्कीम का हिस्सा था। मकसद सिर्फ तुम्हें फांस कर यहाँ तक लाना था, ताकि हातूत तुम्हारा बलिदान करके अपनी जिंदगी हासिल कर सके। ये तमाम नाके तुम्हें फांसने और तुम्हारे मन में यहाँ तक पहुँचने की लगन पैदा करने के लिए थे। इस झूठ की सारी कहानी में जो बात सच थी वो सिर्फ यही कि तुम्हें गायब हालत में कोई नहीं देख सकता। अलबत्ता एक धोखा आखिरी लम्हात में मैंने हातूत के साथ जरूर किया, वो ये कि जिस वक्त हुक्रान हातूत को दबोचे हुए था और मेरे समेत तमाम गुलाम यहाँ आ गए थे, सिर्फ इस वक्त तुम्हारे गायब होने से कबल मैं तुम पर वार करके तुम्हें खत्म कर सकती थी। लेकिन मुझे पता था कि अगर शकुंतला की जात को नुकसान पहुंच गया तो फिर मैं हमेशा के लिए हातूत की गुलाम रह जाऊंगी। लिहाजा मैंने ना सिर्फ खुद ताहिर की बल्कि चंद लम्हात के लिए बाकी सबको भी साकत कर दिया था, ताकि तुम गायब हो सको। आमल की चंद लम्हे की नाफरमानी का खमियाजा मुझे ये भुगतना पड़ा। ये कहते हुए शिमाला ने अपने बाजू से कपड़ा ऊपर किया तो शकुंतला ने हमदर्दी से जुबान दांतों तले दबा ली। शिमाला के बाजू पर आबले पड़े हुए थे। क्या सारे जिस्म पर पड़ गए हैं? नहीं, मेरी दानिस्ता सुस्ती से आबले शुरू हुए और तुम्हारे गायब होने के बाद बढ़ने खत्म हो गए थे। इनका इलाज वो मैं कर लूंगी, तुम फिक्र ना करो। और अगर फिक्र करनी है तो इस आतशी ग्रुप की करो, जिनकी वजह से दर्जनों खानदानों की सैकड़ों शरीफ लड़कियां गुमराही की दलदल में उतर चुकी हैं। ये हमारा मसला नहीं, शकुंतला खुदगर्जी से बोली। नहीं शकुंतला, शिमाला लजाते हुए कहने लगी, ऐसा ना सोचा करो। हमें अपनी जिन्स की कम से कम मदद जरूर करनी चाहिए। हम मोनस हैं, मादा हैं। औरत मर्द की निस्बत हमारे करीब है और मर्द औरत का हर दौर में इस्तेहसाल करते हैं।
और इनके इस्तेहसाल का निशाना हमेशा कमजोर और बेबस औरतें ही होती हैं। लेकिन मैंने तो ये देखा है कि औरत भी औरत की दुश्मन होती है। शकुंतला ने भी फलसफा बखेरा। जरूर, लेकिन हमें कम से कम इनका ख्याल करना चाहिए। ठीक है, तो फिर ऐसा करती हैं कि आची ग्रुप के तमाम बड़ों को पकड़कर पहले इकट्ठा करते हैं, फिर सोचते हैं कि इनका क्या करना चाहिए और मजलूमों के साथ क्या नेकी करें। ये कहते हुए शकुंतला यूं हंसी जैसे इसने कोई मजाक किया हो। चलो फिर इस बदजात को साथ ले लें। शिमाला सुमन की तरफ इशारा करके बोली, यही तमाम बुराइयों की जड़ है। बिल्कुल ठीक, और फिर वहां चलकर तुम मुझे इस ग्रुप की सारी कहानी भी सुनाना। शकुंतला की बात मुकम्मल होते ही शिमाला ने आगे बढ़कर सुमन को बालों से पकड़कर उठाया और जिस कमरे में वो मौजूद थे इसके दरवाजे से बाहर निकल आए तो शकुंतला ने देखा कि सामने ही सीढ़ियां ऊपर जा रही हैं। 25-30 सीढ़ियां चढ़ते ही शकुंतला ने अपने आप को फिर एक बंद दरवाजे पर पाया। घड़ी पर निगाह डाली तो शकुंतला को पता चला कि अभी तो इस इमारत में आए हुए 2 घंटे भी नहीं गुजरे और इन 2 घंटों में क्या से क्या हो गया है। पहले शकुंतला को बेहोश किया गया, फिर उसे कत्ल किया जाने लगा। मुस्कुरान के आने से पांसा पलट गया, हतूत मारा गया। इसके मोक्कल आजाद होकर भाग गए। शिमाला और शकुंतला का मिलाप हो गया और वो सुमन को गिरफ्तार करके यहाँ ले आए जहाँ पारो और राजू मौज मस्ती की तैयारी में थे। शकुंतला ने शिमाला की तरफ देखकर कहा, इन दोनों का ऐसा बंदोबस्त करो कि ये भाग ना सके। शकुंतला की बात सुनकर कोई नहीं शकुंतला की बात सुनकर शिमाला ने पारो को सुमन के पास जाकर खड़ा होने को कहा तो पारो, जो अभी तक हालात की करवट को सही तौर पर समझ ना पाई थी, डरी डरी सुमन के पास जाकर खड़ी होगी तो शिमाला ने दोनों की तरफ छोटी उंगली से इशारा किया तो छनन की हल्की सी आवाज उभरी और फिर दोनों के पैरों में मुश्तरका लोहे की जंजीरें पड़ गई। पारो की समझ में कुछ नहीं आ रहा था जबकि सुमन को चुप लग चुकी थी। शिमाला, फरजाना कहाँ है, उसे भी लाओ, शकुंतला ने कहा तो शिमाला पलक झपकते में गायब हो गई। ज्यादा देर न गुजरी थी कि साथ वाले कमरे का दरवाजा खुला और फरजाना धड़ाम से कमरे के अंदर मुंह के बल आ गिरी। इसके पीछे पीछे 2 मजीद खुशपोश औरतें और 3 हट्टे कट्टे जराइम पेशा नौजवान भी खौफजदा हालत में आ गए। शिमाला इनके पीछे थी। लो शकुंतला जी, ये बुराई का टोला हो गया इकट्ठा। ये 5 शिमाला अजनबी औरतों और नौजवानों की तरफ इशारा करके बोली। इसी मंदिर के तहखाने में कायम ट्रेनिंग सेंटर के रूहे रवा हैं। हतूत मारा जा चुका है जबकि पिंकी और चंद दूसरे सरकर्दा अफराद इधर मौजूद हैं जहां से हम आए थे। इनका बंदोबस्त वहां जाकर करेंगे। और ये भी तो इनका ही साथी है, मुझे घेरने में इसका भी तो हाथ है। शकुंतला ने राजू की तरफ इशारा किया तो राजू, जो पासा पलटते देख रहा था, का दिल उछलकर हलक में आ गया। नहीं नहीं, शिमाला बोल उठी, इस बेचारे का कोई कसूर नहीं, ये तो अगवा शुदा है। इसकी तो 2 बहनें भी इन लोगों ने अगवा कर रखी हैं। शिमाला की पुरजोर सिफारिश से शकुंतला ने गहरी नजर से राजू को देखा और फिर मुस्कुरा दी तो राजू की जान में जान आई। हाँ, वो तेजी से बोल उठा, शकुंतला जी इन जालमों से मेरी बहनों का पूछें कि वो कहाँ हैं। अच्छा, शकुंतला शोखी से बोली, किसने अगवा की थी तुम्हारी बहनें? वो राजू से सवालिया स्टाइल से मुखातिब हुई। ये फरजाना, यही है जो मुझे भूखा प्यासा रख कर और मुझे सारा दिन और सारी रात बांध कर मजबूर करके मुझसे ही फोन पर बहनों को बुलाने के लिए कहा। ये कहते हुए राजू का दिल भर गया और वो फूट फूट कर रोने लगा। रोते क्यों हो? शकुंतला शरारत से बोली, कभी शेव करवाने वाले जवान भी रोते हैं। ये लो, शकुंतला ने हाथ फजा में बुलंद किया तो एक खूबसूरत बांस की पतली और लंबी छड़ी इसके हाथ में आ गई और वह छड़ी राजू की तरफ बढ़ाकर बोली, इसकी मदद से पूछ लो इनसे कि तुम्हारी बहनें कहाँ हैं। तो राजू, जो समझ चुका था कि शकुंतला इन पर कब्जा कर चुकी है, शिमाला अलबत्ता इनके लिए नया किरदार था लेकिन उसे शकुंतला की साथ ही नजर आ रही थी, लिहाजा राजू ने भी इनके साथ हो जाने का फैसला कर लिया और सपाट चेहरे के साथ छड़ी को हाथ में पकड़ लिया और आहिस्ता आहिस्ता फरजाना की तरफ बढ़ने लगा। तो फरजाना का चेहरा तगय्युर का शिकार नजर आने लगा। आने वाले वक्त को भांपते ही तेजी से दोनों हाथ उठा दी और चिल्लाकर बोली, मैं बताती हूँ कि तुम्हारी दोनों बहनें इसी मंदिर के पुजारी शिवाजी ने पसंद करके अपने पास रख ली हैं। इन्हें मैं अभी बुलाती हूँ। आपने तो फरजाना से सच्ची बात करके अपनी जान बचा ली थी, लेकिन इसकी बात सुनते ही राजू की आंखों में गैरत से खून उतर आया। गुनाने के अंदाज में फरजाना और सुमन से मुखातिब हुआ, मासूम और शरीफ लड़कियों को गुनाह की दलदल में फेंकने वालियों, तुम्हारे जुर्म नकाबले माफी हैं। तुम्हारे वजूद जमीन पर बोझ है। तुम जैसियों ने माशरे को हमेशा बेरहरवी दिखाई है। शकुंतला जी, इनके जराइम की फहरिस्त इतनी तवील है कि ये मामूली छड़ी की मार के काबिल नहीं है। इन्हें इन्हीं के ट्रेनिंग सेंटर में वापस ले चले। वहां मौजूद मजबूर लड़के लड़कियों से पूछें कि इनके साथ क्या किया जाए। राजू की तजवीज सुनकर शकुंतला की आंखों में चमक उभर आई। एक लंबे वक्फे के बाद राजू की तजवीज की शक्ल में उसे अपने अंदर की सफाक नागर की वो ख्वाहिश उमड़ती महसूस हुई
جس نے تابانہ میں دوران حکومت ظلم و بربریت کا بازار گرم کر دیا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ چلو ایک بار پھر ٹریننگ سینٹر کو اپنی ریاست تابانہ سمجھ کر کچھ عرصہ وہاں قیام کرتی ہوں، کیونکہ وہ زیر زمین اور محفوظ ترین ہے۔ وہاں موجود ہر ذی روح میرا غلام ہوگا۔ کچھ عرصہ وہاں رہ کر نفس کی تسکین کا سامان کرتی ہوں۔ یہ سوچتے ہی وہ تیزی سے بولی، ٹھیک ہے راجو، ہم انہیں لے کر وہیں چلیں گے، وہاں ہی ان سے دو دو ہاتھ کریں گے اور کچھ عرصہ آرام بھی۔ لیکن میری بہنیں، راجو سسکا، آؤ چلیں، پہلے تمہاری بہنوں کو تلاش کرتے ہیں۔ شکنتلا اٹھ کھڑی ہوئی، شمالا بھی ساتھ چل پڑی۔ راجو کو بھی انہوں نے لے لیا، لیکن چلنے سے قبل شمالا کے ہونٹ ہلے اور پھر تمام قیدیوں کے پاؤں اور گردنوں میں مشترکہ زنجیریں پڑ گئی اور ان کے ہونٹوں پر بھی ٹیپ لگ گئی۔ شمالا چونکہ ہاتھوت کی غلام تھی، لہٰذا وہ یہاں کے سب سسٹم کو اچھی طرح سمجھتی تھی، لہٰذا شکنتلا اور راجو اسی کی پیروی کرتے ہوئے چل رہے تھے۔ برآمدے میں سے چلتے ہوئے شمالا باہر صحن میں آ گئی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں سے یہ لوگ یہاں داخل ہوئے تھے۔ انتہائی پرسکون اور ہوادار جگہ تھی، اکا دکا آدمی ہی نظر آتے تھے۔ مندر سے ملحق ہونے کے باوجود یہاں رش نہ تھا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ یہاں عام آدمی کا داخلہ ممنوع تھا، اور ویسے بھی یہ جگہ آتشی گروپ کے خاص مقاصد کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ بظاہر اس کا مصرف کیا تھا، اس کے بارے میں جو راجو اور شکنتلا کو کچھ پتا نہ تھا۔ یہاں اس کے بارے میں راجو اور شکنتلا کو کچھ پتا نہ تھا۔ یہاں سبززار تھا، اینٹوں سے بنی ایک عمارت نظر آ رہی تھی۔ درمیانی دیوار سے گزر کر شمالا مندر کی حدود میں چلی گئی۔ راجو اور شکنتلا اس کے پیچھے تھے۔ راجو کا دل دھک دھک کر رہا تھا، کیونکہ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی مندر میں قدم رکھا تھا۔ دیوار کے ساتھ ساتھ وہ لوگ چلتے چلتے مندر کے عقبی حصے کی طرف چلنے لگے۔ عقبی حصے میں غسل خانے اور یاتریوں کے رہائشی کمرے تھے، جو دور دراز سے آنے والوں کو برائے نام کرائے پر 1-2 دن کے لیے مل سکتے تھے۔ ان کمروں سے گزر کر ایک لمبی راہداری آ گئی۔ یہ جگہ شفاف نظر آ رہی تھی۔ شمالا نے بتایا کہ یہاں پجاری رہتے ہیں۔ ان کمروں کی تعداد کوئی 15-20 تھی۔ راہداری کے آخر میں سیڑھیاں نیچے بیسمنٹ میں جاتی نظر آئیں۔ شمالا، شکنتلا اور راجو بے دھڑک نیچے اترنے لگے، لیکن سیڑھیاں ختم ہوئیں تو ایک باوردی سیکیورٹی گارڈ نظر آیا، جس کے ہاتھوں میں آتشی اسلحہ تھا۔ اس نے انہیں رکنے کا اشارہ کیا، لیکن شمالا نے اس کی جانب ہولے سے پھونک ماری تو وہ لڑکھڑا کر بے حس و حرکت ہو گیا۔ شمالا دروازے سے اندر گھس گئی۔ یہاں بھی راہداری تھی۔ دائیں بائیں 4 کمرے بنے تھے، جبکہ سامنے نکڑ پر ایک ضرورت سے زیادہ خوبصورت دیواروں والا کمرہ تھا، جس کے بڑے چوبی دروازے پر نقش و نگار مزین تھے۔ یہاں بھی ایک سیکیورٹی گارڈ چوکنے اور مستعد انداز میں کھڑا تھا۔ ان تینوں کو بلا جھجک آتے دیکھ کر فوراً تن گیا اور پسٹل سیدھی کر لی۔ کون ہیں آپ لوگ؟ رک جائیں، اس نے پسٹل ہلا کر رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن شمالا نے اسے بھی دیکھ کر جب پھونک ماری تو اسے بھی جیسے سانپ سونکھ گیا۔ اب شمالا نے دروازے کو دھکیلا تو وہ کھل گیا۔ سامنے ہی خوبصورت ڈبل بیڈ پر پنڈت شیواجی اپنے بھاری بھرکم وجود کے ساتھ لیٹا تھا۔ اس کے دائیں بائیں 2 خوبصورت لڑکیاں بیٹھی اس کی مٹھی چاپی میں مصروف تھی۔ دروازہ کھلتے ہی پنڈت تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کی پرچھائیاں لہرانے لگی۔ دونوں لڑکیاں بھی تیزی سے بیڈ سے نیچے اتر کر کھڑی ہو گئی، لیکن شمالا نے انہیں موقع نہ دیا اور پنڈت بیٹھا ہی رہ گیا۔ اب اٹھنا یا لیٹنا اس کے بس میں نہ رہا تھا۔ لو راجو، پوچھ لو اس سے۔ شمالا اور شکنتلا اطمینان سے ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ راجو، جس کے ہاتھ میں وہ چھڑی ابھی تک موجود تھی، پنڈت کے پاس پہنچ گیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، حرام زادے، بتا میری بہنیں شکنتلا اور شمائلہ کہاں ہیں؟ میری بہنیں شکیلا اور شمائلہ کہاں ہیں؟ راجو کی بات سن کر پنڈت مزید حیران ہو گیا۔ وہ ابھی تک ان کی آمد اور اپنی بے بسی کی حیرت سے باہر ہی نہ نکل پایا تھا۔ یہ ایک نیا سوال کر دیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ چند ہی لمحوں میں سیکیورٹی گارڈ اندر داخل ہو کر ان پر قابو پا لے گا۔ راجو نے چند لمحے انتظار کیا، پھر ہاتھ میں پکڑی چھڑی گھما کر پوری قوت سے پنڈت شیواجی کے منہ پر دے ماری۔ شیوا تڑپ تڑپ اٹھا۔ وہ تو حرکت کرنے سے بھی معذور تھا۔ کہاں تو وہ بیٹھا حسن کی انگیٹھی تاپ رہا تھا اور کہاں لمحے بھر میں اسے اس مصیبت نے آن گھیرا تھا۔ دونوں ملازم لڑکیاں ایک طرف کھڑی کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ راجو نے زیادہ انتظار نہ کیا اور شیوا پہلے پھڑپھڑانے اور پھر گڑ گڑانے لگا، اور جب زیادہ مار شروع ہوئی تو بھدی آواز سے ری ری کرنے لگا۔ جلدی بتا کتے، کہاں ہیں میری بہنیں؟ راجو چنگاڑا۔ شمالا اور شکنتلا مزے سے تماشا دیکھ رہی تھی۔ بتاتا ہوں، ابھی بتاتا ہوں، مجھے نہ مارو۔ کون سی تھی تمہاری بہنیں؟ شیوا کی بات سنتے ہی راجو نے دوبارہ چھڑی سے اس کی توازے شروع کر دی اور کہنے لگا، نہ جانے کتنوں کی زندگی تو خراب کر چکا ہے، اسی لیے تجھے یاد ہی نہیں کہ کون سی تھی۔ ابھی تجھے خود ہی یاد آ جائیں گی۔ یہ کہتے ہوئے راجو نے ہاتھوں کی جنبش کو تیز کر دیا تو پتلی بید کی چھڑی نے شیوا کی کمر، باہوں، پشت اور منہ پر نشان بنانے شروع کر دیے۔ پاکستان سے فرزانہ اور سمن نے انہیں اغوا کیا تھا۔
शुमाइला और शकीला नाम है इनका। बताओ वो दोनों कहाँ और किस हाल में है, वरना तेरी खाल उधेड़ दूंगा। हाँ मुझे याद आ गया, बस करो जालिम, ना मारो मुझे, मैं बताता हूँ। पंडित शिवा बुलबुलाते हुए खुद बोल उठा। वो दोनों तो इस वक्त नाग जजीरे के मंदिर में जा चुकी हैं। शिवा के बोलते ही राजू का हाथ रुक गया। शकुंतला भी बुरी तरह चौंकी, शिमाला भी हमतन गोश हो गई। नाग जजीरा? शकुंतला खड़ी हो गई। ये कहाँ है? शकुंतला ने राजू को इशारे से बैठ जाने का कहा और छड़ी खुद पकड़कर मजबूत लहजे में शिवा से मुखातिब हुई। दूर, बहुत दूर, मगरबी बंगाल के साहिल से अंदर खुले समुद्रों में छोटे छोटे बेशुमार अनगिनत जजायर और टापू हैं। ये तादाद में इतने हैं कि इनमें से कई एक के नाम तो आज तक रखे भी नहीं जा सके। इन्हीं में से एक नाग जजीरा कहलाता है। ये मखसूस इलाके में समंदर इंतहाई कम गहरा है और समंदर के अंदर जा बजा नोकीली चट्टानें उभरी हुई हैं, जिसकी वजह से इन जजायर के आसपास जहाज रानी मुमकिन नहीं। इसी वजह से सरकारी मुदाखलत भी बराए नाम है, लिहाजा कुछ जराइम पेशा ग्रोहों ने कब्जा कर रखा है। नाग जजीरा पहले लोग जाते थे, मगर अब सिर्फ जादू सीखने वाले ही वहाँ जाते हैं और चिले काटते हैं। वहाँ एक सपेरे गुरु नंदा का राज है, जो जजीरे का मुतलकल अन्नान भी है और स्याह सफेद का मालिक भी। नाग जजीरा मुख्तलिफ नस्ल सांपों से भरा पड़ा है। पूरे बड़े सगी से सपेरे वहाँ जाते हैं और वहाँ से किस्म किस्म के सांप खरीद कर लाते हैं, फिर आबादियों के गली कूचों में इनके तमाशे दिखाते हैं। इन सपेरों की आमदोरफ्त की वजह से अच्छी खासी रौनक लगी रहती है, लिहाजा गुरु नंदा ने सपेरों की तफरी तबाह के लिए वहाँ लड़कियों के गोल कैद कर रखे हैं, जो इन सपेरों का दिल बहलाती हैं। ये कहकर शिवा खामोश हो गया, लेकिन राजू जो हकीकत जानकर सख्त परेशान हो गया। शकीला और शुमाइला को वहाँ क्यों भेजा गया? शकुंतला तजबज्जब से बोली। गुरु नंदा हमेशा खूबसूरत लड़कियों की ताक में रहता है। हमारे पास भी इसका ऑर्डर था कि जितनी दस्तयाब हों वो लड़कियों से भिजवानी है। फी लड़की वो हमें 2 लाख रुपए देता है। शकुंतला फैसला कुन अंदाज में मुड़ते हुए बोली। इसे भी बाकी कैदियों के साथ कर दो। आओ चले राजू। और राजू शकुंतला के पीछे पीछे चल दिया। जब राजू शकुंतला अपनी पहली जगह पर वापस पहुंचे, जहां सुमन और फरजाना वगैरह कैद थी, तो राजू ये देखकर हैरान रह गया कि इनसे पहले शिमाला पहुंची हुई थी। शिवा भी एक तरफ जंजीरों से जकड़ा सर झुकाए बैठा था। राजू गहरी सोच में गुम एक कुर्सी पर सर झुकाए बैठ गया। शिमाला और शकुंतला मिसहरी पर बैठ गई। शकुंतला गौर से एक एक के चेहरे को देखने लगी। फरजाना इस अचानक पासा पलटने से सख्त हरासा नजर आ रही थी। सुमन तो हातूत को अपने सामने कत्ल होते देखकर वैसे ही बेहद खौफजदा थी, जबकि पारो को तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा था कि नवारद, राजू और शकुंतला इनका तख्ता उलट चुके हैं। वो भी यहाँ का अहम मोहरा थी। इसी तरह बाकी लड़कियां और नौजवानों पर भी गैर यकीनी कैफियत तारी थी। अब क्या करना चाहिए शुमाला? शकुंतला ने खामोशी का कुफल तोड़ा। शकीला और शुमाइला के पीछे जाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। शुमाला ने शाने उचकाए। बहरी सफर में पहले भी कर चुकी हूँ शुमाला, और वो पहला और आखिरी तजर्बा ही मेरे लिए बड़ा भयानक था। गहरे पानियों में जादू बेअसर हो जाता है और ऊपर से समंदरी तूफान से जहाज तबाह हो गया था। मैं तो पानी की मुंह जोर मौजों के साथ तिनके की तरह हल्की हो गई थी। शकुंतला दिलावर के साथ किए गए सफर को याद करके जुजरी लेकर बोली। अब ऐसा भी नहीं है, मैं तो हैर पानी पर भी उड़ सकती हूँ। शिमाला हंसकर बोली। तेरा और मेरा मामला मुख्तलिफ है। तो फितरतन उड़ती है और मैं बजोरे जादू उड़ती हूँ। शकुंतला को शिमाला की बात सुनकर अपनी मामूली सुबकी महसूस हुई। इसने अजीब सी नजरों से शिमाला को देखा, लेकिन चुप रही और फिर बात बदलकर बोली। मेरी तो दिलचस्पी ये है कि वो सांपों का जजीरा है और सांप मेरे अपने होते हैं। अगर तो बात सिर्फ लड़कियों के अगवा की होती तो मुझे ज्यादा दिलचस्पी नहीं, लेकिन अगर वहाँ सांपों पर कोई जुल्म हो रहा हो तो फिर वहाँ वालों की खैर नहीं। कब चलें फिर? शिमाला बोली। तो राजू ने भी सर उठाया, क्योंकि मामले से इसका ताल्लुक सरासर था। अभी नहीं, शकुंतला ने फैसला कुन अंदाज में कहा। अभी तो मैं चंद रोज आराम करूंगी। एक अरसे से सुकून को तरसी हुई हूँ। वहां न जाने कैसे हालात से पाला पड़े। मगर मेरी बहनें, राजू मिनमनाया तो शकुंतला ने तेजी से तिरछी नजरें राजू पर गाड़ दी। थोड़ी देर तकते रहने के बाद मुस्कुरा दी और कहने लगी। राजू, गो कि तुम्हारी बहनों को बाजियाब करवाना हमारी जिम्मेदारी तो नहीं, मगर फिर भी हम वहां जाएंगे और तुम्हारी बहनों को आज़ाद करके तुम्हारे हवाले ज़रूर करेंगे। लेकिन मगर पहले हम वापस पिंकी के दफ्तर में जाएंगे। चंद दिन मैं आराम और सुकून हासिल करूंगी और फिर इस ग्रुप का कला कमा करने के बाद हम बंगाल का रखते सफ़र बांधेंगे। तुम्हें भी इंतज़ार करना होगा। शकुंतला जी, राजू ने यकदम शकुंतला के शानों पर हाथ रख दिया। मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर ना भूलूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि चंद दिन गुजर जाएं और शकीला और शुमाइला को मज़ीद आगे फ़रोख्त कर दिया जाए। आराम आकर कर लीजिएगा, मर्द और खून आपको वहाँ भी मिल सकते हैं। राजू तरले करने लगा तो शकुंतला पसीज गई और राजू का चेहरा हाथों के प्याले में थाम कर बोली। ठीक है राजू, जैसे तुम्हारी मर्जी।
باقی سارے کام آ کر کیے جائیں گے، کل شام تک تو بہرحال انتظار کر لو۔ گہرے پانیوں میں موٹر بوٹ رواں دواں تھی۔ شکنتلا، راجو اور شمالا، اس میں 3 سواریاں تھیں اور ایک موٹے کالے سے آدمی نے بوٹ کا سٹیئرنگ سنبھال رکھا تھا اور اس کی مدد کو ایک اور نوجوان بھی موجود تھا